In the previous lectures on Fourier transform, you have seen the concept of Fourier transform. Particularly, we have discussed the complex Fourier transform, the finite sine Fourier transform, and the finite cosine Fourier transform. Now, today we are going to discuss the important properties of this Fourier transform. When you say important properties of Fourier transform, it means we will discuss the important theorems related to the Fourier transform. In fact, in this regard, you will see the 4 important theorems on Fourier transform. So, in these theorems, first of all, we will state the theorem and then simply we will prove the theorem. You will see that the proof of any theorem will be started from the very basic definition of the Fourier transform. So proof of all these theorems is very easy. If you will watch the video seriously, everything will be clear to you. So let us now start. What is the first theorem or first property of this Fourier transform? Actually, the first theorem is also known as linearity property of Fourier transform. linearity property, जैसा कि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, ये सारा प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी था, बिल्कुल एक जैसा, कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है वह एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक उसी तरह से जो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर होता है, जिसको आपने कैपिटल एफ सिंबल से डिनोट किया था, आप देखेंगे कि वह भी एक लीनियर ऑपरेटर है। जब आप कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर एफ एक लीनियर ऑपरेटर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सो इस थ्योरम कहता क्या है, ये ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से हम लोग देखेंगे। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हमें कई फंक्शंस एक्स का दिया हुआ है, तो जब आप डिफरेंट फंक्शन को कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। और अगर उस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो क्या होगा, वही यह लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी पहले हम लोग सिर्फ 2 फंक्शन को कंसीडर करेंगे, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आएगा, प्रूफ आएगा, तो फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 और C2। इट मीन्स आपने ये दोनों कांस्टेंट अपने मन से माना, आर्बिट्रेरी मतलब स्वयं से माना हुआ कांस्टेंट। और ऐसी स्थिति में अगर हम 2 फंक्शन कंसीडर करते हैं, एक है f1 ऑफ x, दूसरा है f2 ऑफ x, तो अगर C1 से मल्टीप्लाई कर दें f1 ऑफ x को और C2 से मल्टीप्लाई कर दें f2 ऑफ x को, और फिर इसको आप ऐड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x। अब अगर इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, इसका मतलब हुआ कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर f को अब हम ऑपरेट करा रहे हैं किसके ऊपर, तो ऑन C1 f1 ऑफ x प्लस C2 f2 ऑफ x। कहने का मतलब जो दोनों फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो थ्योरम कहता है कि दिस विल बी सिंपली C1 f ऑफ f1 ऑफ x। इसका मतलब C1 टाइम्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ x प्लस C2 f ऑफ f2 ऑफ x। इसका मतलब C2 इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ x। कहने का मतलब ये है कि अगर इस दोनों फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया जाए तो वह किसके बराबर होगा, तो कांस्टेंट ले लो, फिर पहले फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म को C1 से मल्टीप्लाई कर दो। f ऑफ f1 x का मतलब है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ x, और f ऑफ f2 ऑफ x का मीनिंग है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ x, उसको C2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन नट सेल आप कह सकते हैं कि f ऑफ C1 टाइम्स f1 ऑफ x प्लस C2 टाइम्स f2 ऑफ x
This will be equal to C1 times f of f1 of x plus C2 times f of f2 of x. Okay, this is the statement of this first theorem. और आप इस प्रॉपर्टी को लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं। अब देखिए कितना इजी है इस थ्योरम को प्रूव करना। जस्ट आपको डेफिनीशन से स्टार्ट करना है। आप याद करिए कि जब हम किसी भी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं, जब देखो यहाँ पर सिर्फ कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमेशा हम लोग कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनीशन को लेके स्टार्ट करेंगे। तो C1 f1 ऑफ x प्लस C2 f2 ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म जानना है, तो उस पर ऑपरेटर लगा दिया f, जो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। डेफिनीशन कहता है कि यह बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस एक्स टाइम्स जिस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ किस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं? तो C1 f1 ऑफ x प्लस C2 f2 ऑफ x का। इसलिए ये जो कर्नेल है e टू द पावर माइनस आई एस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया C1 इंटू f1 ऑफ x प्लस C2 इंटू f2 ऑफ x से, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यही तो डेफिनीशन है। जैसा डेफिनीशन में कहा था कि आप यहाँ पर e टू द पावर माइनस आई एस एक्स के जगह पर प्लस भी लिख सकते हैं, कोई भी लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस इंटीग्रल को सिंपली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी C1 टाइम्स e टू द पावर माइनस आई एस एक्स f1 ऑफ x dx, और दूसरा पार्ट हो जाएगा C2 e टू द पावर माइनस आई एस एक्स f2 ऑफ x का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए, चूंकि C1 एंड C2 बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, एंड इफ दे आर कॉन्स्टेंट सो दे कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। तो C1 C2 को क्या करेंगे? इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे, और जब इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि C1 टाइम्स इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस एक्स f1 ऑफ x dx एंड प्लस C2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस एक्स f2 ऑफ x dx। लेकिन ध्यान से अब सोचो, फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो डेफिनीशन है वह कहता है कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है वह सिंपली फंक्शन f1 ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और जो सेकंड इंटीग्रल है वह फंक्शन f2 ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। इसलिए फर्स्ट इंटीग्रल के जगह पर हमने लिख दिया f ऑफ f1 ऑफ x, इसका मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ x, और वह मल्टीप्लाइड है C1 से। फिर जो सेकंड इंटीग्रल है उसका मीनिंग है कि दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ x। दिस इज जस्ट बाय डेफिनेशन, यू कैन सी। सो द सेकंड टर्म विल बी C2 टाइम्स f ऑफ f2 ऑफ x, और यही तो थ्योरम कहता था। देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था कि सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल दो फंक्शन f1 ऑफ x और f2 ऑफ x का लीनियर कॉम्बिनेशन लेकर के इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किए हैं या इस थ्योरम को प्रूव किए हैं। लेकिन नंबर ऑफ फंक्शंस कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो इन जनरल कि देयर आर n फंक्शंस एंड दोज फंक्शंस आर f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, सो ऑन fn ऑफ x। तो अगर इस सारे n फंक्शन का लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया जाए तो क्या लिखेंगे उसको लिखेंगे C1 टाइम्स f1 ऑफ x प्लस C2 टाइम्स f2 ऑफ x प्लस सो ऑन Cn टाइम्स fn ऑफ x। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन पर ऑपरेटर लगा दिया f, दैट इज की फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो देखिए इसी रिजल्ट को जनरलाइज कर रहे हैं। तो जैसे दो फंक्शन के केस में मिला C1 f ऑफ f1 ऑफ x प्लस C2 f ऑफ f2 ऑफ x, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? C1 f ऑफ f1 ऑफ x प्लस C2 f ऑफ f2 ऑफ x प्लस सो ऑन प्लस Cn f ऑफ fn ऑफ x।
नहीं। और अगर आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो साइन ऑफ समेशन दे करके लिख सकते हैं। LHS को लिखा जा सकता है कि दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन ओवर I1 to n CI Fi of x, and that will be equal to summation over I1 to n Ci times f of Fi of x. Okay, so this is the general form of the linearity property of this Fourier transform operator. ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही सिंपल है और जस्ट आपने ऐसा ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था। अब हम लोग दूसरे थ्योरम की बात करते हैं जिसमें हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर के एक दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है यह शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और फिर उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन यूटिलाइज करके हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए, यह थ्योरम कहता है कि इफ f ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ s, इसका क्या मतलब हुआ कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x अगर f ऑफ s के बराबर है तो ऐसी स्थिति में f ऑफ x माइनस a का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वह क्या होगा, तो e टू द पावर माइनस IAS टाइम्स f ऑफ s। मतलब अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाएंगे f ऑफ x माइनस a पर तो रिजल्ट आएगा e टू द पावर माइनस IAS टाइम्स f ऑफ s, जहाँ f ऑफ s क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये f ऑफ s जो है दिस इज सिंपली द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, दैट इज f ऑफ fx। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसको भी फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन से बड़ा ही इजीली प्रूव किया जा सकता है। आप प्रूफ देखिए, फिर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ हमें जानना है किसका, तो फंक्शन f ऑफ x माइनस a का। तो जहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में आप लिखते थे f ऑफ x, उसके जगह पर अभी है f ऑफ x माइनस a। f ऑफ x में ध्यान रखना है कि a इज ए कांस्टेंट। तो ऐसी स्थिति में फूरियर ट्रांसफॉर्म जो परिभाषा है उसको अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है कि हम इस गिवन फंक्शन f ऑफ x माइनस a को मल्टीप्लाई कर देंगे कर्नेल से, और कर्नेल क्या लिखेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म में e टू द पावर माइनस ISX, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तब आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा फंक्शन f ऑफ x माइनस a का। सो यू कैन राइट f ऑपरेटेड ऑन f of x minus a from the definition of Fourier transform, that will be equal to integral minus infinity to plus infinity e to the power minus ISX times function f of x minus a dx. This is just definition, केवल f of x के जगह पर f of x minus a लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए, अब इस इंटीग्रल को इंटीग्रल जो हम लोग f ऑफ x के लिए लेते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म में, उसमें बदल सकते हैं बाय सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। आप जरा ध्यान से यहाँ देखिए, सब्स्टिट्यूशन। आप देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि x माइनस a t के बराबर है। सो आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया t, एंड दैट t इज इक्वल टू x माइनस a। लेकिन अगर इससे हम x को ही फाइंड आउट करें तो दैट विल बी a प्लस टी सिंपली। लेकिन हमने अभी आपसे कहा था कि जो हमारा a है वह कांस्टेंट है। अब हम इस नए वेरिएबल के टर्म में जो इंटीग्रल है इक्वेशन नंबर 1 में, उसे बदलना चाहते हैं। तो x को तो आपने बदल दिया t में कि वह a प्लस टी है, लेकिन हमारे इक्वेशन में तो dx भी है, तो हमें dx भी पता करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू a प्लस टी का डिफरेंशियल ले लेंगे, ये मांगते हुए कि a इज ए कॉन्स्टेंट। सो व्हाट विल बी द डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx, a कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल हो गया 0, तो सिर्फ बच जाएगा dt। सो dx इज सिंपली इक्वल टू dt। फिर अगर लिमिट्स की बात करें, इक्वेशन 1 में जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिमिट्स है इंटीग्रेशन में, वह किसका लिमिट है, x का लिमिट है।
तो आप देखिए कि x को अगर आप रखते हैं माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो t क्या होगा, तो t भी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि t होगा तब माइनस इन्फिनिटी माइनस a एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। और फिर अगर आपने x को रख लिया प्लस इन्फिनिटी, तो ध्यान से देखिए कि t बराबर क्या होगा, t विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस a एंड दैट इज सिंपली इन्फिनिटी। इसका मतलब लिमिट नहीं बदल रहा है, भले ही आपने वेरिएबल को x से बदल के अब t आप करने जा रहे हैं, लेकिन जो लिमिट्स है वेरिएबल x के लिए वही है t के लिए, इसलिए लिमिट सेम रहेगा। तो अब देखिए, अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा आप इजीली देख सकते हैं। LHS तो ज्यों का त्यों है, f ऑपरेटेड ऑन f ऑफ x माइनस a, और जैसा कहा कि लिमिट सेम रहेगा, सो दिस विल बी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और अब है हमारे फंक्शन में e टू द पावर माइनस आई एस एक्स, लेकिन अभी आपने देखा कि x इज इक्वल टू a प्लस टी, तो x को रिप्लेस कर दिया a प्लस टी से। और फिर है f ऑफ x माइनस a, बट व्हाट इज दिस x माइनस a नाउ, दिस इज नाउ t, सो f ऑफ x माइनस a को लिख दिया f ऑफ t, ठीक है। और dx सिंपली dt के ही बराबर है, तो dx को रिप्लेस कर दिया dt से, ओके। अब देखिए e टू द पावर माइनस आई एस ए प्लस टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर माइनस आई एस ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस टी, ठीक है। और जो f ऑफ टी डी टी है उसे ज्यों का त्यों लिख दिया, और इंटीग्रल का लिमिट भी वही रह गया, इसलिए आपको यह स्टेप मिल गया माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी। लेकिन गौर करिए कि हम यहाँ इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी स्थिति में ये जो e टू द पावर माइनस आई एस ए फैक्टर है, दिस विल बी कांस्टेंट, सो यू कैन टेक दिस फैक्टर e टू द पावर माइनस आई एस ए आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। नहीं, कांस्टेंट होने के कारण इस फैक्टर को क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, तो इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया कि f ऑफ एफ एक्स माइनस ए बराबर हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई एस ए टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो इंटीग्रल डिफाइंड है, आप बताइए कि यह इंटीग्रल किसके लिए है। ये तो वास्तव में फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी है। याद करो फूरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन को, कि अगर एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना होगा, तो हम एफ ऑफ टी को क्या करेंगे, ई टू द पावर माइनस आई एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उस प्रोडक्ट को माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप कह सकते हैं कि यह इंटीग्रल और कुछ नहीं है, दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। इसलिए हमने इंटीग्रल के जगह पर क्या लिख दिया, एफ ऑफ टी, ओके। और इसी एफ ऑफ टी को तो आप एफ एस कहते हैं। वैसे देखो, हमारे स्टेटमेंट में था कि एफ ऑफ एक्स दिस वाज इक्वल टू एफ एस, और हमने यहाँ एफ ऑफ टी के बदले लिख दिया एफ ऑफ एफ एस। तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम है। कैसे? आप जानते हैं कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू है वह इस वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि फंक्शन के फॉर्म पर डिपेंड करता है। अगर इंटीग्रल में e टू द पावर माइनस आई एस टी के जगह पर लिख लें e टू द पावर माइनस आई एस एक्स, मैंने t को बदल दो x से दोनों जगह, और यहाँ f ऑफ t को लिख दो f ऑफ x, dt को लिख दो dx, तो उस इंटीग्रल का वैल्यू और जब t लिखेंगे तब वैल्यू दोनों क्या होगा, सेम।
जैसे अगर मान लो तुमसे हम कहें कि तुम x को इंटीग्रेट करो, लिमिट रखो 1 to 3, या अब कहें कि इंटीग्रल ऑफ y निकालो और लिमिट लिखो 1 to 3, आप देखिएगा कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि फंक्शन का फॉर्म सेम है। इसलिए फंक्शन ऑफ एफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अगर हमारा कर्नेल है e टू द पावर माइनस आई एस टी, तो इसको भी क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एस। और यही तो हमारा यह शिफ्टिंग प्रॉपर्टी था कि अगर एफ ऑफ एस एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो एफ एक्स माइनस ए का फूरियर ट्रांसफॉर्म e टू द पावर माइनस आई एस ए टाइम्स एफ ऑफ एस होगा। ओके, तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर लिया। अब ध्यान से देखिए, ठीक इसी तरह से अगर सोचा जाए कि जहां अभी आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ए डिफाइन किया है, तो उसके लिए रिजल्ट आता है e टू द पावर माइनस आई एस ए टाइम्स एफ ऑफ एस। तो अब अगर हम ऐसा सोचें कि हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म जानना है एफ ऑफ एक्स प्लस ए का, कहने का मतलब जहां माइनस ए था वहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस ए। तो रिजल्ट क्या होगा, RHS में भी जहां पर माइनस ए है उसको प्लस ए कर दो, तो e टू दी पावर माइनस आई एस ए को कर देंगे e टू दी पावर प्लस आई एस ए और एफ ऑफ एस एट इज रहेगा। तो इस पर एनालॉजी के आधार पर आप कह सकते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस ए दैट विल बी इक्वल टू e टू दी पावर आई एस ए टाइम्स एफ ऑफ एस। ओके, जहाँ एफ ऑफ एस क्या है, तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स का बोलो या एफ ऑफ टी का बोलो, किसी का ही बोल सकते हो। ओके, सो दिस वाज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। नाउ वी विल सी द थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम। जो तीसरा थ्योरम है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज दिस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर the statement says that if the Fourier transform of the function f of x is equal to f of s, इसका मतलब जो f of x फंक्शन है उस पर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाओ कैपिटल F, तो तुमको मिलता है f of s। अगर ऐसा होता है तो इन दैट वेरी कंडीशन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of ax यह बराबर होगा 1/a टाइम्स f of s by a। बात समझ आई कि अगर f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, f ऑफ s, तो ऐसी स्थिति में f ऑफ ax का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वह होगा 1/a टाइम्स f टाइम्स s बाय a। अब इसको भी आप जस्ट बेसिक जो डेफिनीशन है फूरियर ट्रांसफॉर्म का उससे स्टार्ट करते हुए बड़ा ही इजीली प्रूव कर सकते हैं। सारे में आप देखेंगे कि डेफिनीशन से ही शुरुआत होता है और हम लोग बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए, फिर डेफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज जस्ट द बेसिक डेफिनीशन, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको सिम्बॉलिकली आप लिखते हैं एफ ऑफ एस। और ये कितना के बराबर होता है, डेफिनीशन क्या कहता है, डेफिनीशन कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e to the power minus isx times fx dx. Okay, this is just the definition of Fourier transform of function f of x. अब इसी डेफिनीशन के आधार पर हम डिफाइन करना चाहेंगे Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f of ax। मतलब जहाँ डेफिनीशन आपने ऊपर लिखा फंक्शन f of x के फूरियर ट्रांसफॉर्म का, अब उसके जगह पर फंक्शन f ऑफ ax का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे। तो क्या फ़र्क होगा, एकमात्र डिफरेंस होगा कि इस डेफिनीशन में जहां लिखा f ऑफ x अब लिख देंगे उसको f ऑफ ax और कोई फ़र्क नहीं होगा। सो यू कैन राइट f फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन f ऑफ ax, व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस एक्स टाइम्स f ऑफ ax dx। ओके, अब देखिए, फिर यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मान लो कि ax हमारा t है,
कहने का मतलब कि हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब टी, इसको एक सूटेबल फॉर्म में लाने के लिए। तो क्या मान लिया, ए एक्स इज इक्वल टू टी। तो ऐसी स्थिति में अगर एक्स फाइंड आउट करोगे तो दैट विल बी सिंपली टी बाई ए, बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा है। अब dx भी हमारे एक्सप्रेशन में है तो dx भी फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। सो दिस विल बी dx इक्वल टू dt बाई ए बिकॉज ए इज कांस्टेंट। फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि लिमिट नहीं बदलेगा। ध्यान से देखो, यहाँ जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी है वो x का लिमिट है। तो आप देखिए कि जब x बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी देन व्हाट विल बी इक्वल टू t। t कितना के बराबर होगा, ध्यान से देखो, t है ए एक्स, तो हो जाएगा a इंटू माइनस इन्फिनिटी एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो मीनिंग ये है कि जब x माइनस इन्फिनिटी है तो t भी माइनस इन्फिनिटी ही है, तो लोअर लिमिट नहीं बदला। अब अपर पुट करके देखो, जब x बराबर है प्लस इन्फिनिटी देन व्हाट विल बी t। t विल बी ए एक्स, तो a इंटू इन्फिनिटी एंड दैट विल बी सिंपली इन्फिनिटी। तो क्या देखा आपने कि भले ही हमने वेरिएबल को x से बदल के अब t कर दिया है लेकिन लिमिट्स नहीं चेंज होता है। जब x माइनस इन्फिनिटी है t भी माइनस इन्फिनिटी है, जब x प्लस इन्फिनिटी है t भी प्लस इन्फिनिटी है। सो यू कैन राइट f ऑफ ए एक्स, व्हाट विल बी दैट, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आई एस एक्स। आप देखिए इस इक्वेशन को, e टू द पावर माइनस आई एस एक्स, बट x इज नॉट t बाई ए। तो क्या किया, जो e टू द पावर माइनस आई एस एक्स था x को रिप्लेस कर दिया t बाई ए से, ठीक है। और फिर है f ऑफ ए एक्स, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, f ऑफ ए एक्स, और ए एक्स को आपने माना t, तो आप ए एक्स के जगह पर t लिख दीजिए। सो दिस इज f ऑफ t। और फिर है dx, और dx आपने फाइंड आउट किया कि दिस इज dt बाई ए, तो इसको बदल के कर दिया dt बाई ए, ओके। अब ये जो 1 बाई ए है ये तो कांस्टेंट फैक्टर है, हम इसको बाहर कर लेंगे इंटीग्रल के। तो आप उसको आउटसाइड में लाइए और उसको सिंप्लीफाई करिए। सो यू कैन से f ऑफ ए एक्स कितना के बराबर होगा, 1 बाई ए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ इंटीग्रल के अंतर्गत था e टू द पावर माइनस आई एस टी बाई ए। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, s को से हम a को एसोसिएट करके लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं माइनस आई एस बाई ए टाइम्स टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं तो जहां अभी एस बाई ए लिखा हुआ है उसके जगह पर एस लिखते हैं, तब आप उसको कहते हैं कि वह एफ ऑफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और सिंबॉलिकली उसको लिखते हैं एफ ऑफ एस। अभी एस के जगह पर क्या है, एस बाई ए, इसलिए इस इंटीग्रल को फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन से दिस इज सिंपली एफ ऑफ एस बाई ए, कह सकते हैं कि नहीं, एफ ऑफ एस बाई ए। जैसे अगर यहाँ ए नहीं रहता तो आप उसको क्या लिखते, एफ ऑफ एस, इस इंटीग्रल को लिख देते एफ ऑफ एस, लेकिन एस के जगह पर एस बाई ए है इसलिए इसको लिखेंगे एफ ऑफ एस बाई ए। इसलिए एफ ऑफ दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, देखिए क्या मिल गया आपको, दिस इज 1 ओवर ए टाइम्स एफ ऑफ एस बाई। और यही हमारा यह प्रॉपर्टी कहता था, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ओके। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये तीनों ही थ्योरम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बड़ा ही सिंपल प्रूफ है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है यह। नाउ वी विल सी द फोर्थ थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी तक हम लोग केवल फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा उसको आपने डिफाइन किया है, लेकिन अब अगर हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पहले बात कर रहे हैं, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म जानना है तो वह कैसे निकालेंगे, वह कितना होगा,
उसको यह थ्योरम बताता है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आप एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एफ एक्स जानते हैं कि उसको हम लोग सिम्बॉलिकली एफ ऑफ एस लिखते हैं। तो यह थ्योरम कहता है कि अगर तुम एफ प्राइम ऑफ एक्स जब लिखते हो एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका मतलब दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसका मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब है डी एफ बाई डी एक्स। तो डी एफ बाई डी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एफ ऑफ डी एफ बाई डी एक्स मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ बाई डी एक्स। तो ये थ्योरम कहता है कि यह बराबर होगा आई एस इंटू एफ ऑफ एस, जहाँ एफ ऑफ एस एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आई एस इंटू एफ ऑफ एस। इस थ्योरम को जो भी थ्योरम बता रहे हैं इसको याद भी रखना है। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसे थ्योरम का यूज होगा, वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए याद रखना जरूरी है। भले ही आप प्रूफ पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन में प्रूफ भी पूछा जाता है, लेकिन जब एप्लीकेशन पार्ट आएगा तो आपको निश्चित रूप से ऐसा थ्योरम आपके दिमाग में होना चाहिए, याद रहना चाहिए, जिससे हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के समय उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो फंक्शन एफ के फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बराबर होगा आई एस इंटू एफ ऑफ एस। अब इसको आप प्रूव करके देखिए। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिक डेफिनीशन से, जहाँ बेसिक डेफिनीशन में हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते थे। अब हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, जिसे सिंबॉलिकली हमने लिखा एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स जब लिखेंगे तो मीनिंग क्या है? डी एफ बाई डी एक्स। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स। और जहां आप लिखते थे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वहां अब हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, और एफ प्राइम ऑफ एक्स का मीनिंग है डी एफ बाई डी एक्स। दिस इज जस्ट डेफिनीशन। अब देखिए, अब ये आरएचएस में जो इंटीग्रल है, आप इस इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से ध्यान रखिए, सामान्य तौर पर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं तो हम लोग आइलेट फॉर्मूला का यूज करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने के लिए, कि जो इस वर्ड इस जैसे आई फॉर इन्वर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अगर कभी भी इंटीग्रल में डेरिवेटिव आ जाए, ये एफ प्राइम वाला डेरिवेटिव, तो निश्चित रूप से तुम एफ प्राइम जो डेरिवेटिव है उसको सेकंड फंक्शन मानो, है ना? उसको क्या मानोगे? सेकंड फंक्शन। और जो दूसरा फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन। ये टेक्निक फॉलो करोगे तो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम लोग e टू दी पावर माइनस आई एस एक्स इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए। और एफ प्राइम ऑफ एक्स इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ओके, इसको क्या मानेंगे? सेकंड फंक्शन। अब तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। एक बार हम ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देते। वैसे आपको के लिए बच्चे वाली बात हुई, आपको मालूम होगा। जैसे अगर हम कहें कि u इंटू भी का इंटीग्रल लिखना है, यहाँ u को अगर मान लें फर्स्ट फंक्शन, अब भी को मान लें सेकंड फंक्शन। दिस इज जस्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन दैट इज u लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन भी का इंटीग्रल लेना होगा, फिर करते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी यू बाय डी एक्स, टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब हुआ कि भी डी एक्स, और फिर आप इस होल का इंटीग्रल ले रहे हैं तो फिर आगे लिखो डी एक्स।
ओके। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ओके, तो अभी क्या कहा था कि आप e टू द पावर माइनस आई एस एक्स को मानिए फर्स्ट फंक्शन और f प्राइम को मानिए सेकंड फंक्शन। तो देखो f ऑफ f प्राइम x को अब डेफिनेशन में जो इंटीग्रल है उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन लिखा है, दैट इज e टू द पावर माइनस आई एस एक्स लिख लिया, और सेकंड फंक्शन है df बाय dx। इसका लेना है इंटीग्रल। इंटीग्रल लेने का मतलब dx यहाँ लिखो और इसको इंटीग्रेट कर दो। तो बोलो ये हो जाएगा सिंपली इंटीग्रल ऑफ df। इंटीग्रल ऑफ df हो गया f। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ जो सेकंड फंक्शन लेते हैं वह सीधा हो गया f ऑफ x, और लिमिट पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, आप स्टेप समझ में आया होगा। फिर फॉर्मूला में देखो यहाँ पर होता है माइनस, माइनस पुट कर दिया, इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंटीग्रल दे दिया। अब क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन du बाई dx, और फर्स्ट फंक्शन आपने माना है e टू द पावर माइनस आई एस एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो बोलो e टू द पावर माइनस आई एस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई एस ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। और फिर होता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन आपका फिर वही df बाई dx है, उसका इंटीग्रल आप देख चुके हैं कि वह f के बराबर हो जाता है। सो इंटीग्रल हो गया उसका f ऑफ x, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हमने इसको लिखा। अब ध्यान से देखिए, जब फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनीशन ही आपको पढ़ाया था तो उस समय आपको डेफिनीशन में आपने देखा होगा कि x का जो लिमिट है वह माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका अर्थ ये होता है कि जब x प्लस इन्फिनिटी होगा या x माइनस इन्फिनिटी होगा उस समय हमारा फंक्शन f ऑफ x जीरो हो जाएगा। मैथमेटिकली करेक्ट लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट इक्वल नहीं बोलते हैं, बोलते ये हैं कि व्हेन x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इन दैट वेरी कंडीशन दिस फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू जीरो। तो आप जरा फर्स्ट इंटीग्रल में अगर लिमिट पुट करेंगे, देखो अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करते हो इसका मतलब x को तुम इन्फिनिटी रख रहे हो, लेकिन जब x इन्फिनिटी है तो f ऑफ x तो जीरो है, तो ये जो फंक्शन f ऑफ x है दैट विल बी जीरो। और फिर अगर माइनस इन्फिनिटी भी पुट करेंगे तो x जब माइनस इन्फिनिटी है तब भी तो f ऑफ x जीरो है, इसलिए फिर भी जीरो हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट टर्म है आपके इस इक्वेशन के RHS में दैट विल वैनिश, दैट विल बी जीरो आफ्टर पुटिंग द लिमिट। इसलिए हमने उसके जगह पर क्या लिख दिया, सिंपली जीरो लिख दिया। ओके, हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब सेकेंड टर्म में देखो यहाँ माइनस साइन है और फिर माइनस आई एस भी आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ लिख दिया प्लस। फिर आई एस कॉन्स्टेंट फैक्टर है, इंटीग्रल के बाहर लिख लिया। अब रिमेनिंग टर्म क्या है उसको लिखिए। रिमेनिंग टर्म होगा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। बट व्हाट इज दिस, सी दिस एक्सप्रेशन, ये और कुछ नहीं, आप तो बेसिक डेफिनेशन याद करिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का। जब आप कहते हैं कि यह इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स है, इसका मतलब यह इंटीग्रल और कुछ नहीं है, दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है परिभाषा से, और इसी को तो आप लिखते हैं एफ ऑफ एस। इसलिए इस इंटीग्रल के जगह पर लिखा जा सकता है एफ ऑफ एस। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है एफ प्राइम एक्स, देखो वह क्या निकल गया, दैट इज इक्वल टू आई एस टाइम्स एफ ऑफ एस। लेकिन अब हम इस रिजल्ट को अगेन जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए, जब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है एफ का, उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन है
आई एस इंटू एफ ऑफ एस। अब अगर ऐसे सोचिए कि अगर हमें f का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जानेंगे, तो सिंपली आई एस पर n पावर रेज कर देंगे और एफ एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि अच्छा बोलो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल, जब बोलते हो डबल प्राइम, इसका मतलब आप डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। तो बोलो क्या लिखोगे, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा ये होगा आई एस टू द पावर 2 एफ ऑफ एस। तो मतलब जिस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है वह ऑर्डर ही आई एस पर पावर के रूप में आ जाएगा और फिर एफ ऑफ एस जो सिंपली एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो एकदम आपको बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। जहाँ कहीं भी किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का फूरियर ट्रांसफॉर्म जानना होगा तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो डेरिवेशन है बिल्कुल आसान था, डेफिनीशन से हम लोग शुरुआत करते थे और रिजल्ट प्रूव हो जाता था। अब नेक्स्ट जब लेक्चर हम लोगों का इस पर आएगा तो देखेंगे कि फिर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की ही बात करेंगे।